हे गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। आशा है कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, जियोन के सीरीज के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि इस डिवाइन आर्टिफैक्ट बनाने के कंपटीशन को जियोन यहाँ पर जीत चुका था, क्योंकि खुद कैप्रिकॉन के डिवाइन गॉड वोलन ने यहाँ पर हार मान ली थी, जिसकी वजह से सभी लोग उसे चेयर कर रहे थे। अब स्टोरी अगले सीन से कंटिन्यू होती है। वोलन, जो कि ये सब देख रहा था, वो कहता है कि व्हाइट सेलेस्टियल लॉर्ड, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने भी काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करी जब से मैंने तुम्हारी बॉडी को बोरो किया है। तुम भी अंदर से ये सब देख रहे हो, मैंने सही कहा ना? तो वो कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अब इन्हें आगे सही तरीके से लीड करना और खुद को भी इम्प्रूव करना जियोन के साथ मिलकर। ये सुनने के बाद वो कंफ्यूज रह गया था और वो जोर से चिल्लाता है कि कैप्रिकॉन आज और इसी पल से जो कैप्रिकॉन है वो जियोन के अंदर का डिवाइन कार्ड बनेगा, और आज से जियोन तुम लोगों का एक न्यू डिवाइन गॉड है जिसे तुम्हें सर्व करना है। ये सुनने के बाद सभी लोगों के चेहरे पर पसीने थे, और वो आगे कहता है कि भले इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी खराब है और एक क्राफ्टमैन होने के नाते ये सेकंड से ज्यादा कुछ नहीं है। ये सुनकर उसके चेहरे पर भी गुस्सा आ गई थी, और वो आगे कहता है पर फिर भी तुम लोगों को अपने न्यू डिवाइन गॉड को रिस्पेक्ट शो करनी होगी। और वो सभी जॉन के सामने झुककर कहते हैं कि हम सभी हमारे न्यू मास्टर को यहाँ पर रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। सभी लोग ये देखकर सरप्राइज थे कि सभी के सभी कैप्रिकॉन के लोग जॉन के सामने यहाँ पर नील कर रहे थे। पर ये देखकर जॉन मुंह बनाते हुए कहता है कि रुको, कि तुम सच में इस चीज को यहाँ पर स्लाइड करना चाहते हो? ये डुअल एक डुअल था, पर जो पास्ट है वो पूरे से चीज से अलग है। पहले तुमने लीब्रा का साथ दिया था और बार बार मुझसे कई सारे पंगे लिए थे। और वोलन कहता है कि अगर तुम ये चाहते हो कि मैं इसकी कीमत चुकाऊं तो मैं चुका सकता हूँ, पर मैं अपने डिवाइन कार्ड पहले ही तुम्हें ऑफर कर चुका हूँ। इसके अलावा कुछ और नहीं है जो कि मैं यहाँ पर तुम्हें दे सकता हूँ, पर अगर इसके अलावा भी तुम्हें कुछ और चाहिए तो बस वो मेरी जिंदगी है। पर ये सुनकर जियोन थोड़े गुस्से में कहता है कि सच में तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है। पर तभी उसके सामने एक पॉपअप आता है और अपोलो उसे शांत करते हुए कहता है कि जियोन, क्या सच में कैप्रिकॉन ने लीब्रा का साथ दिया भी था? और जो कैप्रिकॉन के काम थे वो दूसरे डिवाइन गॉड्स के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं थे। ये सुनकर जियोन थोड़े से गुस्से में था, और वो आगे कहता है कि जरा देखो, उसने यहाँ पर तुम्हारे सामने हर एक चीज यहाँ पर ऑफर कर दी है, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उसके ऊपर तुम्हें थोड़ी सी दया दिखानी चाहिए? यहाँ तक एक्वेरियस की डिवाइन गॉड सिल्विया भी इस चीज के लिए यहाँ पर एग्री कर रही थी, और यहाँ तक आर्टेमिस भी कह रही थी कि मुझे भी गुस्सा आया था ये सुनकर कैप्रिकॉन ने यहाँ पर कैंसर की मदद करी है। और वो लोग भी यहाँ पर जॉन को समझाने में लगे थे, इसलिए वो हाथ हिलाते हुए कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। जिसके बाद वो कैप्रिकॉन के ऊपर एक हमला करता है और उसके एक सिंग को यहाँ पर काट देता है। जैसे उसका सिंग नीचे जाकर गिरता है तो वो ये देख करके उसका सिंग कट चुका है वो शॉक रह गया था। जॉन गुस्से में कहता है कि ओरिजिनली मेरा प्लान तो ये था कि मैं डुअल के समय पर ही तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूं, पर मैं बस इस चीज के साथ ही यहाँ पर अपना को होल्ड बैक कर रहा हूँ। और अगर मैं सच बताऊं तो मुझे भी पहले से काफी अच्छा लग रहा है। और वो थोड़ी देर पहले की सीन को याद करता है जहाँ पर वो उसकी रिंग को देखकर जॉन को यहाँ पर तारीफ कर रहा था। इसलिए वो कहता है कि तुमने अपनी प्राइड को मेरे घुटनों के सामने डाल दिया। मैं ये चीज काफी अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ, और मैं भी एक क्राफ्टमैन हूँ, और मुझे ये चीज काफी अच्छी लगती है जब कोई मेरी बनाई हुई चीज को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता है। तुम्हें तो इस चीज के ऊपर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी इस क्वालिटी पहचानने वाली नजरों ने आज तुम्हारी जान बचा ली। जैसे ही वोलन ये सुनता है तो अचानक ही ठहाके वाली हंसी उसके मुंह से निकल पड़ती है, और वो खिलखिलाकर हंसते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे जैसा कोई इंसान भी मुझे यहाँ पे एक्नॉलेज कर सकेगा। यानी देख कर ऐसा लगता है कि मैंने ये सारी चीज ऐसे ही नहीं करी है। जिसके बाद वोलन फिर से गॉड रेल्म के अंदर जाने की तैयारियां करने लगता है और आगे कहता है चलो अच्छा है, अब मुझे पता चल चुका है कि जो मेरी शॉर्ट कमिंग है, तो मुझे फिर से वापस जाकर अपनी ट्रेनिंग को शुरुआत से शुरू करनी चाहिए। और साथ ही वो जियोन से कहता है कि तुम थोड़े से सावधान रहना, क्योंकि जो तुम्हारा एग्जिस्टेंस और एबिलिटी है वो कोई ऐसी चीज नहीं जिसको गॉड यहाँ पर टॉलरेट कर सकते हैं। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि 13 डिवाइन गॉड्स और वो सभी। तभी वो उसको बीच में टोकते हुए कहता है कि नहीं, बस केवल डिवाइन गॉड्स ही नहीं, मेरा मतलब गॉड। ये सुनने के बाद जियोन थोड़ा कंफ्यूज उसकी तरफ देखता है, और तभी टॉप ग्रेड का वो न्यू वन आर्टिफैक्ट वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे मेरे ओनर को दे दो। और ये देखकर वो घबराते हुए कहता है कि हाँ मैं तो पूरी तरह से लगभग भूल ही गया था। पर तभी जियोन कहता है कि नहीं ठीक है उसे ले जाओ, ये तुम्हारे डिवाइन कार्ड की एक कीमत है। जैसे वो ये सुनता है तो उसके चेहरे पर पसीने पसीने आ गए थे। जिसके बाद वो खुश हो गया था और फिर आसमान की तरफ एक रोशनी बनकर वहाँ से गायब हो जाता है। और हुगो जो कि ऊपर से देख रहा था वो कहता है कि शायद क्योंकि वो दोनों ही क्राफ्टमैन हैं इसलिए वो एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से समझते हैं। नहीं, अगर सर के ऊंची देखता तो शायद वो यहाँ पर फेंट ही हो जाता। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इस मूवमेंट की वजह से भी है, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी धीरे धीरे करके जॉन के फैंस बनते चले जा रहे हैं। पर जैसे ही वॉलंड वहाँ से गायब हो चुका था, पर तभी जॉन को एक चीज का एहसास होता है और वो शॉक होते हुए कहता है कि यार बिल्कुल, मैं तो उससे वो मैजिकल सोर्ड पीछे छोड़कर जाने का बोलना ही भूल गया। और वॉलंड जो कि वहाँ से गायब हो चुका था वो आसमान में था। तभी उसके पास एरिस का एक मैसेज आता है कि कोई जो कि जियोन से हरा हो उसके बाद भी तुम्हारा चेहरा इतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा है कैप्रिकॉन, क्या अब तुम दोनों इतने ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके हो? तो वो थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि एरिस, आखिर तुमने इतनी देर से कुछ बोला क्यों नहीं? और वो बताता है कि जियोन असल में जो उसके थ्रोन का ओनर है उससे कनेक्टेड है। ये सुनने के बाद एरिस भी कंफ्यूज रह गया था, और वो आगे कहता है अगर ये बात गॉड रेल्म से बाहर चली जाएगी तो सच में ये काफी ज्यादा बड़ा धमाका बन सकती है, इसलिए मुझे ये नाटक करना होगा कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तो वो कहता है कि आखिर उस फैक्ट का क्या होगा कि मैं कई सारे गॉड्स को यहाँ पर लेकर आया था। तो वो कहता है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, खुद जाकर उन चीजों को संभालो, मैं पूरी तरह से डिजायर से भरा हुआ हूँ, इसलिए मैं अपने सेंचुरी के अंदर जाकर अपने स्किल्स को यहाँ पर और ज्यादा अच्छा करना चाहता हूँ। ये सुनकर एरिस कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, अगर ऐसा है तो मैं वैसा ही करूँ जैसा कि मुझे अच्छा लगता है। और उसके ये कहते ही
वॉलेंट के पीछे से आकर एक तलवार उस पूते से भेज देती है और आसमान में और भी कई सारी चमकती हुई तलवारें उड़ रही थी। ये देखने के बाद वॉलेंट बहुत ज्यादा शौक रह गया था और उसके सामने खड़ा हुआ एरिस जो कि उसे कहता है, सच में ये काफी ज्यादा बड़ी शर्म की बात है कि मैं तुम इसी तरीके से यहाँ से चले जाने दूं। असल में मुझे तुम्हारी वो मैजिकल तलवार इस्तेमाल करनी है कुछ समय के लिए, जिससे मैं जॉन को खत्म कर सकूं, पर इस चीज का कोई भी चांस नहीं है कि तुम ऐसे ही मुझे वो दे दोगे। इसलिए अगर मैं तुम्हारी अथॉरिटीज को इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो लगता नहीं है कि मेरे पास कोई और चॉइस है। क्यों, मैंने सही कहा ना? मुझे तुम्हारे डिवाइन गॉड कोर को तुमसे एक्सट्रैक्ट करना होगा और इससे ही मैं उस मैच को भी यहाँ पर क्लियर कर लूंगा कि मैं कई सारे फॉर्च्यून गॉड को यहाँ पर घसीट कर लेकर आया था। और वॉरलैंड उससे कहता है कि एरिस, तुम्हें काफी ज्यादा बड़े कमीने हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर वो अपनी भयानक चमकती हुई आंखों के साथ कहता है, चलो ठीक है, अब फिर मिलते हैं, अब जाओ अच्छे से सो जाओ। जिसके बाद हमें उसके जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और वो वहाँ पर मर जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। वहाँ पर न्यूज देख रहा यंग वी ये देखने के बाद शौक रह गया था। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो टीवी पर एरिस के डिवाइन गॉड को देखकर हाथ से इशारा करते हुए कहता है कि ये तो डिवाइन गॉड है, आखिर ये इतने समय से कहाँ पर था? वो कहता है कि मैं यही सोच रहा था कि आखिर ये कहाँ पर भाग गया होगा। अब जो भी हो ये ठीक है, जब तक मुझे ये पता है कि ये धरती पर है। पर वो सिंग वाली लड़की कहती कि हे यंग, तुम मेरे यहाँ पे व्यू को ब्लॉक कर रहे हो। वो उससे कहता है कि तुम मेरे ऊपर एक फेवर करोगी, क्या तुम मेरे डिवाइन गॉड को ट्रैक कर सकती हो कि आखिर वो कहाँ है? ये सुनकर वो मुंह बनाते हुए कहती है कि क्या, पर आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ? तो वो उसके पैरों से चिपकते हुए कहता है, क्योंकि मैंने सारे घर के काम करे हैं जो कि यहाँ पर तुम्हें करने चाहिए थे, वो भी बिना किसी सिंगल कंप्लेन के। इसलिए प्लीज बस एक बार जो मैं कह रहा हूँ वो कर दो। वो कहती है कि ठीक है, मैं एक बार उसे ट्रैक कर दूंगी, पर उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूंगी, समझ गए? तो वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस फेवर को कभी नहीं भूलूंगा। और अपने मन में वो एक इविल सा प्लान बनाते हुए सोचता है कि हाँ बस उसे ट्रैक करो। वैसे भी मेरे पास इमरजेंसी टेलीपोर्टेशन स्क्रोल है, उसका इस्तेमाल कर मैं सीधे डिवाइन गॉड के पास पहुंच जाऊंगा। और वो कहती है क्योंकि टारगेट डिवाइन गॉड है तो उसे डिटेक्ट करना पूरी परफेक्ट नहीं होगा, मैं बस एक्यूरेसी को यहाँ पर पिन पॉइंट कर सकती हूँ जितना हो सके। और वो खुश था कि फेरी क्वीन से मुझे यही उम्मीद करनी चाहिए थी। और तभी टाइलर जो कि सामने स्क्रीन में दिख रहा था और टाइलर जो कि टीवी में था वो कहता है कि आज और अभी से हम लोग अनाउंस करते हैं कि ऑफिशियली जो कैप्रिकॉर्न है अब से वो ओपी चूज के नीचे का डिवाइन कार्ड होगा। लोग कहते हैं कि सेजिटेरियस, फिर विर्गो, फिर एक्वेरियस, फिर टॉरस और अब कैप्रिकॉर्न भी, इनको मिलाकर 5 डिवाइन कार्ड है जो कि अब जियोन के नीचे काम कर रहे हैं। तो दूसरा कहता है, मैंने सुना है कि जियोन ने लिब्रा के सेंट को तक रिप्लेस कर दिया है और अगर तुम स्कॉर्पियन को भी जोड़ो जो कि एक एलाय है और इसके अलावा लियो जो कि एक सकर है, तो सबको मिलाकर उसके पास आधे डिवाइन कार्ड है 12 में से। और इसलिए वो पूछता है तो आखिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है जियोन, आखिर वो कहाँ है? हमारे कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि हम उसे पूछना चाहते हैं। पर वो बताता है कि जियोन जैसे ये मैच एंड हुआ था वो तुरंत यहाँ से चला गया और उसने कहा है कि उसके बाद कोई और काम है जो कि उसको यहाँ पर संभालना है। हमें जियोन की वो बड़ी सी शिप दिखाते हैं जिसके अंदर वो बड़े ही आराम से बैठा हुआ था। हुगो उससे पूछता है कि आखिर अब इस समय पर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वो बताता है कि साउथ अफ्रीका जो कैंसर की सेंचुरी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आसान जगह है उस बूढ़े के लिए अपने बैक वाटर गॉड के साथ मिलकर उस थ्रोन के ऊपर एम करना। और बिल्कुल अब उनके पास उनका डिवाइन गॉड भी नहीं है तो उनके पास वो एबिलिटी भी नहीं है कि वो उन माइनर से गॉड से वहाँ पर लड़ सके। हुगो कहता है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो उन माइनर गॉड को यहाँ पर लेकर आ जाएगा जिन्हें गॉड रेल्म से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था। तो बिल्कुल वो लोग थ्रोन के लिए काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होंगे। लॉरेंस की ये बात सुनकर दोनों का ध्यान उसकी तरफ जाता है और इसलिए वो आगे कहती है कि चीज की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ओपी चीज के थ्रोन के ऊपर भी कोई हमला करने के लिए आ जाए। तो क्या जियोन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ डिफेंस लगाना चाहिए? पर वो कहता है कि किसी के लिए, क्योंकि असल में मैंने कभी भी मेरे थ्रोन को देखा ही नहीं है कि आखिर असल में वो दिखता कैसा है या फिर है कहाँ पर। ये सुनने के बाद वो दोनों ही कंफ्यूज उसकी तरफ ही देख रहे थे। वो कहती है कि ओपी चीज काफी स्पेशल है, पर अगर वो ज़ोडिएक सिस्टम को बिलोंग करता है तो डेफिनेटली उसका भी कोई थ्रोन होगा जो कि कहीं ना कहीं और हो। तो कि ये काफी ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा कि कोई और उसे ढूंढे, उससे पहले हम उसे ढूंढ लें। जियोन सोचते हुए कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तो चलो अच्छा है कि मैं भी इसे अपनी टू डू लिस्ट के अंदर ऐड कर लेता हूँ। वो कहता है कि आखिर तुम ऐप का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है करने के लिए? तो वो कहता है कि शायद ये हैबिट है कि हाथ से लिखने में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं उस बूढ़े एरिस की डिवाइन गॉड को बहुत बुरी तरीके से पीटूंगा, जिसके बाद अपने थ्रोन को ढूंढूंगा, जिसके बाद बड़े आराम से कैंसर, पिंसर, जिमिनी और लिब्रा के थ्रोन को भी। और हमें दिखता है कि असल में वो कुछ लिख नहीं रहा था बल्कि बस टाइम पास के लिए ड्राइंग बना रहा था। और तभी हुगो के दिमाग में एक बात याद आती है और वो कहता है कि जियोन आखिर तुम एक डिवाइन गॉड कैसे बने? ये सुनकर वो कहता है कि क्या, और वो चिल्लाता है कि ये ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए बना क्योंकि मैं बनना चाहता था, ये अपने आप हुआ। पर क्या तुम्हें इस चीज से कोई दिक्कत है? वो कहता है कि नहीं, असल में ये कोई कंप्लेन नहीं है। और वो जैसे कुछ सोच रहा था और वो नीचे देखते हुए कहता है, मैं बस ये चाहता था कि हम लोग नॉर्मल इंसानों के साथ एक साथ मिलकर बूढ़े हों। ये सुनकर जियोन थोड़ा फिर से कंफ्यूज रह गया था। वो कहता है कि एक फैमिली की तरह, जैसे मेरे दोस्त, वो सभी लोग जो कि एक साथ मेरे यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, वो सभी धीरे धीरे कर अपनी जिंदगी जिएंगे और जैसे जैसे वो बढ़ेंगे वो बूढ़े होते चले जाएंगे और फिर हम लोग हमारी आंखें बंद कर ले जब भी हम लोगों को आराम करना हो। और यही है जो कि मैं चाहता था। पर जियोन कहता है कि तुम एक सेंट हो, उसके बाद भी तुम्हारी उम्र भी तो नहीं बढ़ रही। वो कहता है कि मेरी उम्र बढ़ रही है पर धीरे धीरे, कभी भी एजिंग ना करना और धीरे धीरे कर एजिंग होना, इन दोनों के अंदर एक काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। हम लोग धीरे धीरे कर यहाँ पे बूढ़े जरूर हो जाएंगे पर तुम हमेशा ही बिल्कुल
एक जैसे रहोगे और उसके बाद एक दिन हम सभी यहाँ से चले जाएंगे और तुम अकेले रह जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा जब सभी लोग तुम्हें छोड़कर यहाँ से गायब हो चुके होंगे और तुम अकेले बचोगे और तुम कहोगे कि मैंने अपने आप को चीज के लिए तैयार किया था पर मैं अपने आप को अकेला महसूस करने के अलावा कुछ और नहीं कर पा रहा। और ये सुनते ही अचानक ही लॉरेंस जैसे कुछ बोलने वाली थी और वो पसीना पसीना हो जाती है। वो सोचती है मैंने बस इस चीज को इमेजिन किया और इसकी वजह से मेरी छाती में पागलों की तरह दर्द होना चालू हो चुका है कि सच में वो कितना ज्यादा हैंडसम लगेगा। तो जियोन कहता है कि ठीक है पर जब इसका समय आएगा तब हम लोग इसके बारे में चिंता करेंगे। उस चीज के बारे में अभी से चिंता करने की जरूरत नहीं है जो कि फ्यूचर में काफी सालों के बाद होने वाला हो, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो अभी हमारे हाथों में काफी ज्यादा लंबा समय है। इसलिए अभी के लिए जो लोग हमारे साथ है उन लोगों के साथ हमें अच्छे तरीके से रहना चाहिए। इस चीज का पछतावा करने से कोई भी मतलब नहीं होता कि वो लोग जब तुम्हारे साथ है उन्हें और अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए था, क्योंकि मैं भी काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आखिर फैमिली को खोने का दर्द कैसा होता है। ये सुनकर हुगो कहता है कि चीज के बारे में सोचा जाए तो एक बार तुमने मुझे चीज के बारे में बताया था। तो वो उससे कहता है क्या मैंने कभी तुम सच में इस चीज के बारे में कहा भी था। हुगो थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो हिचकिचाकर कहता है क्या मैंने किसी ऐसी चीज के बारे में बोल दिया है जिसके बारे में मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, अगर सोचा जाए तो मैं कभी भी अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करता था, पर मेरे पास एक फोटो है कि तुम लोग देखना चाहोगे। ये सुनते ही उन लोगों की आंखों में चमक आ जाती है और जितने भी लोग ये सुनते हैं वो सभी शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ जरूर। जिसके बाद वो लोग झुंड बनाकर एक साथ उस फोटो के सामने आ जाते हैं जैसे कि मैं देखूंगा, रुको पहले मैं देखूंगा। और जियोन भी कहता है कि अगर तुम लोगों को क्या हो गया है, मुझे लगा नहीं था कि तुम सभी इतने ज्यादा इंटरेस्टेड होगे। और उसके सामने जियोन के बचपन की फोटो थी जहाँ पर एक लड़की और एक लड़का उसके साथ खड़े हुए थे। युवा कहती है कि अंकल जियोन सच में आप पहले कितने ज्यादा क्यूट थे। और हुगो कहता है कि ये आप हो जब आप हमारी एज के थे, ये काफी ज्यादा वाइल्ड है। और केली सोचती है कि ये चेहरा जो कि फोटो के अंदर है डेफिनेटली मैंने इसे कहीं पर जरूर देखा था। और उसे याद आता है कि ये तो वही सेम इंसान का चेहरा है जिसकी वजह से उस समय पर जियोन को शेक करना पूरी तरह से मैनेजेबल हो पाया था। पर उसकी वजह से वो पूरी तरह से गुस्से में आ गया था कि आखिर तुम्हारी इस चेहरे को पहनने की हिम्मत भी कैसे हुई। हार्ली पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो कपकपाई हुई आवाज में कहती है कि हे जियोन मुझे माफ करना, पर वो लड़की जो कि तुम्हारे साइड में खड़ी हुई है फोटो में, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और केली भी हैरान थी, ये पूरी तरह से पैनिक कर रही है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैंने कहा ना कि ये मेरी फैमिली थी, हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं थे क्योंकि हम सभी एक ही ऑर्फनेज के अंदर बड़े थे। और वो पूछते हैं कि आखिर अब वो लोग कहाँ हैं। तो वो बताते हैं कि ये दोनों ही दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। ये काफी ज्यादा सैड स्टोरी है। जिस दिन मैं अवेकन हुआ था उस दिन उन लोगों को कैलेमिडी ने मार दिया था, पर ये वही लोग थे जिनने मेरी जान बचाई थी। सभी लोग काफी उदास हो चुके थे पर जियोन के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो कहता है कि हे आखिर तुम लोगों को अचानक क्या हो गया। जिसके बाद वो हुगो के ऊपर गुस्सा करना चालू कर देता है कि हे ये सारी गलती तुम्हारी है, तुम सारी चीजों को वियर्ड बना देते हो। तो वो कहता है क्या मैं, पर आखिर मैंने क्या किया। और तभी सिस्टम बताता है कि हम लोग कैंसर की सेंचुरी के पास जल्दी पहुंचने वाले हैं। जियोन कहता है क्या इतने ज्यादा जल्दी। और जियोन खिड़की के बाहर देखते हुए कहता है तो चलो सड़े हुए क्रैब कहीं के देखते हैं कि आखिर तुम्हारा घर कैसा दिखता है। पर जैसे वो नीचे की तरफ देखता है तो बेचारे को भी देखकर थोड़ा सा तरस आता है क्योंकि वो पूरी जगह तबाह हो चुकी थी और पूरे में बड़ी बड़ी तलवारें धसी हुई थी। और वो कहता है लगता है कि जैसे कि हम लोग कुछ जरूरत से ज्यादा ही लेट हो चुके हैं। और हमें वहाँ पर थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ दिखाते हैं एरीज को, जो कि जियोन को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि जियोन तुम्हारा स्वागत है। और अब कैंसर की सेंचुरी के ऊपर सॉन्ग नीचे देखते हुए कहता है कि अंकल और डैड को अकेले वहाँ पर जाने देना ठीक होगा। तो उसकी बहन कहती है कि तुम चिंता मत करो। और हार्ली कहती है क्योंकि हेरीज ने पहले इस जगह को क्लेम कर लिया है तो मुझे नहीं पता क्या कर उसने यहाँ पर क्या किया होगा। तो ये काफी खतरनाक हो सकता है कि एक बड़े ग्रुप को वहाँ पर भेजा जाए। ये काफी अच्छा है कि वो लोग यहाँ पर आसानी से घूम सकते हैं और केवल कम लोग गए हैं। और जियोन ने हम लोगों को ऑर्डर दिया है कि हम लोगों को यहीं पर रहना है जब तक वहाँ पर कुछ होता नहीं। इसलिए बिल्कुल हम लोगों के लिए यही अच्छा होगा कि हम लोग यहाँ पर बैठे और आराम से ये सब देखते रहे। हमें नीचे दिखता है कि वो शिप नीचे लाइट डाल रही थी और नीचे जियोन और हुगो खड़े हुए थे। वो घूमते हुए कहते हैं कि ये जगह सच में पूरे से बेकार हो चुकी है। देख के ऐसा लगता नहीं है कि लोगों ने यहाँ पर ढंग से फाइट भी की होगी। जियोन कहता है कि कुछ लोग जिनके पास डिवाइन पावर्स भी नहीं है, आखिर वो एरिस के ओल्ड गीजर को यहाँ पर कैसे रोक सकते थे। पर इस सब के अलावा शायद यहाँ पे काफी ज्यादा काम की चीजें भी हो सकती है। तो चलो आसपास की जगह ढूंढते हैं। पर आखिर अब हम लोगों को जाना कहाँ पर है। तभी आसमान से एक लाइट जो कि उन लोगों के बीच में आकर गिरती है। वो दोनों थोड़े से कंफ्यूज थे। जियोन उसको देखकर कहता है कि आखिर ये क्या है। वो एक तलवार थी। वो ये देखकर कहता है कि एक तलवार। अचानक उस तलवार से एक प्रोजेक्शन जैसी निकलती है और एक लाइट जो कि सामने की तरफ बढ़ रही थी वो बिल्कुल किसी पाथ वे की तरह था, यानी एक ऐसी लाइट जो कि उन लोगों को रास्ता दिखा रही थी। और आगे चलकर एक बड़ी सी बिल्डिंग जो कि काफी जोर से चमक रही थी। इससे उन्हें समझ में आ जाता है यानी ये सारा का सारा स्वागत हम लोगों को बुलाने के लिए किया गया है, तो मुझे तो ये एक्सेप्ट करना ही होगा। वो कहता है तो क्या पर हम लोग इस तरीके से वहाँ पर चले जाएंगे। वो कहता है कि हम लोगों को बुलाया गया है तो क्या हम लोगों को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। वो कहता है कि पर न जाने वहाँ पर किस तरीके के ट्रैप्स हो सकते हैं जो कि वहाँ पर पूरे में लगे हो। तो वो बोलता है कि अगर तुम्हें एक टाइगर पकड़ना है तो टाइगर की गुफा के अंदर तो जाना ही होगा ना। पर यहाँ पर कोई टाइगर नहीं बल्कि एक बूढ़ी लोमड़ी है। और जैसे वो लोग अंदर आते हैं तो जियोन पागलों की तरह चिल्लाकर कहता है कि मैं आ गया। और सामने बैठा हुआ एरिस आवाज देता है। उसकी आवाज गूंजती है, जियोन तुम्हारा स्वागत है। वो दोनों ही उसे थ्रोन पर बैठा हुआ देखते हैं जो कि कैंसर का थ्रोन था। और वो उसको देखकर एक ग्रिम से मुस्कुराहट हंस रहा था। वो कहता है कि मैंने तुम्हारा काफी वेट किया। जियोन मुस्कुराते हुए
कहता है कि ओल्ड गीजर, जिस तरीके का तुम यहाँ पर पोज ट्राई कर रहे हो और कह रहे हो कि वेट कर रहा था, इसका मतलब तो ये है कि तुम काफी अच्छी तरीके से पहले से ही तैयार होकर बैठे हो। तो बताओ उस स्टिंगी से क्रैब के थ्रोन के ऊपर बैठकर तुम्हें कैसा लग रहा है? उस सड़े हुए क्रैब की जो बदबू थी क्या वो थोड़ी सी गायब हुई या फिर नहीं? तो वो हंसते हुए कहता है कि सच में जो उसकी फीलिंग है डेफिनेटली वो मेरे थ्रोन से अलग है, पर मैं प्रैक्टिकली कैंसर के थ्रोन में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि ये तो मैं मेरे पीछे खड़े हुए लोगों को हैंड ओवर कर दूंगा। पर तुम्हारा बताओ, अगर तुम्हें ये चाहिए तो क्यों ना तुम खुद यहाँ पर आ जाओ। तो जियोन आगे बढ़ते हुए कहता है कि खुशी से पहले मैं तेरा सिर फोड़ूंगा, उसके बाद ये थ्रोन ले जाऊंगा। पर हुगो उससे कहता है कि जियोन थोड़ा सावधान रहो। पर जैसे ही वो थोड़े से आगे आता है तो एरिस घूर कर उसकी तरफ देखता है और नीचे एक अरे जैसे ही वहाँ पर चालू होती है तो अचानक ही उन लोगों के नीचे एक काफी ज्यादा बड़ा मैजिकल सर्कल ओपन हो गया था, जिसके अंदर से कई सारी चीजें निकल कर आती हैं जो कि जियोन और हुगो दोनों को काफी ज्यादा जोर से जकड़ लेती हैं। और बाहर वो बिल्डिंग उसके ऊपर एक बैरियर बन चुका था। ये देखने के बाद अंदर खड़े हुए लोग काफी ज्यादा घबरा रहे थे। वो कहते कि ये चीज चालू हो चुकी है, एक बैरियर, हम लोगों को इसकी पूरी तरह से बनने से पहले इसे तोड़ना होगा। इसलिए वो अपने शिप से उसके ऊपर जितने हो सके उतने सारे हमला करना चालू कर देते हैं। पर कई सारी चेन्स जो कि उसको पूरी तरह से जकड़े हुए थी उनके ऊपर हमलों से कुछ भी असर नहीं पड़ता। ये देखकर युवा घबरा कर कहती है कि ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, इसने तो उसकी पूरे अटैक को एब्जॉर्ब कर लिया है। और हार्ली भी सरप्राइज थी कि एरिस का डिवाइन गॉड क्या सच में से हमेशा ही इतना ज्यादा ताकतवर था। उसकी ये अथॉरिटी पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, आखिर उसने यहाँ पर क्या किया है? और अंदर एरिस पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुम अपनी ये बेकार सी पर्सनैलिटी लेकर सीधे मेरे पास चलकर आ जाओगे। ये स्पेस बाहर से पूरे से कट ऑफ हो चुका है और तुम इस तरीके से देखना कि अब तुम जरा सा हिल भी नहीं सकते। सच में कितना ज्यादा ब्यूटीफुल साइट है जियोन। पर जियोन ये सुनकर लंबी सी सांस लेता है और अगले ही पल खड़ा होकर अपनी चेस को तोड़ लेता है। हुगो तक फटी हुई आंखों से ये सब देखकर शॉक रह गया था कि आखिर ये क्या हुआ। और वो दूसरे गॉड्स भी ये देखकर पसीना होते हुए कहते हैं कि ये तो काफी आसानी से फ्री हो गया है। एरिस क्या ये चीज ठीक है? तो वो ये देखकर कहता है कि ये काफी रिडिकुलस था। और वो पास्ट को याद करते हुए कहता है कि तुमने कोशिश करी जिससे तुम मुझे पीट सको, पर फिर से तुमने पिछली बार की तरह ही एक मेथड इस्तेमाल किया। तुम काफी ज्यादा बड़े बेवकूफ हो, सच में तुम्हारे टैक्टिक्स कभी भी इम्प्रूव नहीं होते। तो वो भी कहता है कि इस तरीके की लेवल ऑफ एनहेंसमेंट बिल्कुल भी तुम्हारे लिए काफी नहीं होगी, इसलिए मुझे और ज्यादा डेरेंट को इन्वेस्ट करना होगा। और वो अपने पास एक तलवार निकालता है। ये देखने के बाद दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो कहता है कि ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो मैजिकल सूट ग्रिम है जो कि एरिस के हाथ में यहाँ पर झूल रही थी। जियोन ये देखकर बहुत ज्यादा शौक रह गया था और वो कहता है कि रुको, ये रिंग। उसे वो रिंग दिखती है जो कि उसकी उंगली के अंदर थी और उसे याद आता है, इसलिए वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि हे बूढ़े आदमी, आखिर तुम्हें ये मैजिकल सूट और मैजिकल रिंग जो कि तुम्हारे हाथ में है वो कहाँ से मिली? तो वो कहता है क्या ये जब मैंने वॉल्यून को मारा था तो मैंने उसकी चीजें ले ली थी। ये सुनकर वो दोनों भी स्टंट रह गए थे। उन दोनों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और वो आगे कहता है कि मुझसे ये मत कहना कि इसे तुमने बनाया है ना कि वॉल्यून ने, क्योंकि मैं जिसने यहाँ पर कई सारे ट्रेजर्स देखे हैं, पर मैं भी ये कह सकता हूँ कि ये एक मास्टरपीस है। वो टॉप ग्रेड का आर्टिफैक्ट उसकी एनर्जी की वजह से यहाँ पर कपकपा रहा था। और वो कहता है कि उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस होने की वजह से ये थोड़ा सा रिवेलियन था, पर मैंने अपनी स्ट्रेंथ से इसे कुचल कर रख दिया, इसलिए अब ये पहले से थोड़ा सा शांत है। और ये सुनते ही जियोन के चेहरे पर उसका गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। और उसके गुस्से की वजह से जैसी उसकी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है, वो बैरियर जो कि बाहर बना हुआ था वो पूरी तरह से फट जाता है। और अंदर खड़ा हुआ जियोन जोर से चिल्लाता है कि सच में तुम काफी ज्यादा होपलेस हो। और वो अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए कहता है कि मैं पहले यहाँ पर तुम्हें कुचलने के लिए आया था, पर अब ये देखने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर सजा देनी होगी, जैसे तुम्हारे घुटनों की अकल तुम्हारे दिमाग में आ जाए। और ये किलिंग इंटेंट देखने के बाद एरिस के चेहरे पर भी हंसी आ जाती है, पर ये हंसी डर की थी। वो कहता है देखो तो जिस तरीके से तुम मेरी तरफ आ रहे हो ये काफी ज्यादा डरावना है। और वो सोचता है पर हमें वही करना होगा जिस चीज की हम लोगों ने तैयारी करी है, जिससे हम जियोन को इस बार यहाँ पर पक्के में हरा देंगे। और इस सब के अलावा उस बिल्डिंग के नीचे एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से एक बड़ा सा पैर निकल कर आया था। और जैसे वेन वहाँ पर आता है तो वो कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर आ गया, आखिरकार मैं फिर से अपने डिवाइन गॉड एरिस से यहाँ पर मिल पाऊंगा। और वो इस चीज की वजह से काफी ज्यादा खुश था, पर वो ऊपर से जियोन की तबाही वाली एनर्जी निकलता हुआ देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो कहता है क्या उन लोगों ने शुरुआत से यहाँ पर लड़ाई करना चालू कर दिया है? अब यही मेरा मौका है। वैसे भी मैं यहाँ पर आने के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें उठा चुका हूँ, और अब जब ये चीजें इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है तो अब मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता। मेरे डिवाइन गॉड बस मेरा थोड़ा सा वेट करो। और ये कहकर वो अंदर जाने लगता है और कहता है कि एरिस तुम्हारा लॉयल सर्वेंट यहाँ पर आ चुका है। और तभी वो बैकडोर गॉड्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं और कहते हैं कि पैरामॉडल पावर ने हम लोगों को भी काफी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। और जियोन घुमाकर अपने एक मुक्का मारता है और उसका बस इम्पैक्ट ही उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देता है। वो कहते हैं कि जितना हम लोगों ने सोचा था कि ये ओपीच्यूज का कमीना उससे कुछ जरूरत से ज्यादा ही ताकतवर नहीं निकला, हम लोग भी पहले से ताकतवर हो चुके हैं, पर आकर फिर भी हम लोगों के बीच में इतना ज्यादा बड़ा गैप कैसे हो सकता है? जिसके बाद जियोन आसमान में जंप करता है और हुगो जो कि वहीं पर पड़ा हुआ था वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि जियोन मेरी मदद करो, सबसे पहले मुझे यहाँ पर खोलो। तो जियोन भी चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पर तुम्हें बचाने के बजाय कि ये ज्यादा सही नहीं होगा कि मैं सभी चीजों को यहाँ पर खत्म कर दूं, तुम खुद को यहाँ पर फ्री करो। और साथ ही वो सोचता है कि मैं ऐसा कहना चाहता था, पर न जाने क्यों मेरी बॉडी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि स्ट्रगल कर रही हो। तो उसका सिस्टम बताता है कि जो ये डोमेन है उसके ऊपर एरिस मैनिपुलेट करता है और पैरामॉडल पावर
की वजह से उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ रही है, पर दूसरे डिवाइन कार्ड इसकी वजह से कमजोर हो रहे हैं और इसलिए वो सोचता है कि ये लोग बार बार पैरामॉर्टल पावर को यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, पर आखिर असल में ये है क्या। और इसके अलावा उस बूढ़े कमीने के पास ग्रिम भी है, तो आखिर वो यहाँ पर ये कर क्या रहा है। पर एरिस ने ग्रिम को गॉड रेल्म के अंदर सेल कर दिया था पैरामॉर्टल पावर के लिए। वो कहता है कि पहले से ही मेरे पास काफी ज्यादा पावर थी, पर सच में ये काफी ज्यादा बड़े शर्म की बात है। पर अगर मेरे पास मेरे डिवाइन कार्ड के रॉयल डिवाइन आर्टिफैक्ट्स होते तो मैं ग्रिम की कई सारी मैसिव कॉपीज बना लेता, जिसके बाद उसे डिवाइन गॉड के वेपन्स के साथ ज्वाइन कर जॉन को उससे छल्ली छल्ली कर देता, या फिर मैं उन सभी मैसिव कॉपीज को यहाँ पर बेचकर उन सभी को डेंटेन के अंदर कन्वर्ट कर लेता। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो सभी कहाँ हैं, क्योंकि इस चीज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं बस केवल एक ग्रिम के साथ यहाँ पर जॉन को हरा पाऊंगा। पर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे इतना तो सेक्रीफाइस यहाँ पर करना होगा। और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं अपने डिवाइन गार्ड के आधे से ज्यादा डेरेंट को यहाँ पर बेच रहा हूँ पैरामॉर्टल पावर को यहाँ पर बल्क में खरीदने के लिए। और जैसे गॉड रेल्म इस ट्रांसफर को यहाँ पर चालू करता है, उसके अंदर पैरामॉर्टल पावर इंक्रीज होना चालू हो जाती है। आसमान में एक काफी ज्यादा बड़ी लाइट चमकती है, स्किल रैंक SS से यहाँ पर EX के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। हुगो भी ये देखकर कंफ्यूज हो रहा था और यहाँ तक जॉन भी ये देख रहा था कि आखिर असल में यहाँ पर हो क्या रहा है। और तभी वो एरिस का स्किल यहाँ पे एक्टिवेट होता है, वैल्यू अप्रेजल। और तभी जॉन को भी एक आवाज सुनाई देती है कि ओपी चूज का डिवाइन गॉड यहाँ पे एक टारगेट है अप्रेजल के लिए आपके अप्रेजल स्किल के साथ। जॉन कंफ्यूज था कि आखिर उसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, और वो बताता है कि अगर आप उसे ऑब्टेन करना चाहते हैं तो उसकी अप्रेजल वैल्यू यहाँ पर आपको देनी होगी। इसके बाद सोल अप्रेजल उसके ऊपर शो होना चालू हो जाता है, जिसके नीचे जॉन को यहाँ पर दबा कर रखा गया था। इसलिए एरिस मुस्कुराते हुए कहता है कि जैसा मुझे लगा था कि तुम भी यहाँ पर पैरामॉर्टल पावर को रेजिस्ट नहीं कर सकते, जो कि यूनिवर्स तक को बनाने के लिए फंडामेंटल मैजिक होता है। और भले ही तुम एक गॉड ही क्यों ना हो, पर फिर भी तुम इस पावर को जरा सा भी डिफाइन नहीं कर सकते। और क्या जॉन तुम्हें ये याद है कि जो एरिस है वो एक ऐसा डिवाइन कार्ड है जो वेल्थ के साथ डील करता है, जैसे कि एसेट्स और कॉमर्स। और मेरे पास एक ऐसी अथॉरिटी है कि मैं किसी भी वैल्यू की यहाँ पर अप्रेजिंग कर सकता हूँ, और मेरे पास एक ऐसी अथॉरिटी है कि मैं टारगेट की वैल्यू को यहाँ पर अप्रेज कर सकता हूँ। और अगर मुझे वो चाहिए तो मैं एरिस के डिवाइन कार्ड के एसेट का इस्तेमाल कर उसे खरीद सकता हूँ, जिससे वो मेरा हो जाएगा। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि भले ही वो टारगेट एक भगवान ही क्यों ना हो। वो दूसरे गॉड्स कहते हैं, देखकर लगता है कि ये एक ऐसा स्किल है जिससे वो दूसरे गॉड्स को यहाँ तक एरिस को अपना स्लेव बना सकता है। ये सुनने के बाद हुगो भी घबरा गया था और वो कहता है कि क्या। फिर हमें बताते हैं कि जो एरिस का वैल्यू अप्रेजल स्किल है आखिर वो किस तरीके से काम करता है। जो भी इंडिविजुअल होता है उसकी वैल्यू को यहाँ पर अप्रेज करता है उसके सोल अप्रेजल से, और वो उन्हें ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि वो कोई सेल पर डली हुई प्रॉपर्टी हो। और वो गॉड्स आगे कहते हैं कि ये चीज काफी मुश्किल होती है कि किसी चीज का ध्यान रखते हुए उसे पकड़ना, पर एक बार स्किल से उसे यहाँ पर पकड़ लिया जाए तो ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही अमीर एरिस उसे काफी आसानी से खरीद सकता है और बिल्कुल किसी स्लेव की तरह ट्रीट कर सकता है। हुगो तक ये सुनने के बाद घबराते हुए कहता है कि आखिर ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। और एरिस कहता है कि तुम्हें पता भी है जियोन कि आखिर ऐसे कितने सारे डिवाइन गॉड्स हैं जो कि इस पावर की वजह से एरिस के फोर्सफुली सर्वेंट्स बने हैं, और बिल्कुल किसी गॉड को यहाँ पर पकड़ने के लिए काफी ताकत की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से यहाँ तक मेरा डिवाइन गार्ड यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, जिससे मैं इस एबिलिटी को थोड़ा सा और ज्यादा ताकतवर कर सकूं। पर अगर मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ तो उसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। पर जैसे ही मैं तुम्हारी कीमत चुका दूंगा तो यूनिवर्स तक इस चीज की गारंटी देगा कि तुम मेरे स्लेव बन चुके हो। और जैसे ही अप्रेजल चालू होती है वहाँ पर नंबर घूमना चालू हो जाते हैं और एरिस को कई सारी चीजें बताई जाती हैं, जिनको सुनने के बाद वो कहता है कि बिल्कुल ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही जस्टिफिकेशंस है। जो मैंने कैप्रिकॉन के साथ किया वो जरूर लाइन क्रॉस करना था, पर एक बार मैं जॉन से निपट लूं उसके बाद मैं चीजों को स्मूथली यहाँ पर कर सकता हूँ। और बस बिल्कुल इतना ही। और ये एड उसके माथे पर पसीना आ रहा था और वो कंफ्यूज था, और वो कहता है आखिर ये नंबर यहाँ पर रुक क्यों नहीं रहे हैं, आखिर ये बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं। और जॉन जो कि उस एनर्जी के नीचे यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था वो गुस्से में कहता है अब मुझे इस चीज की आदत होने लगी है, और अगर मैं अपने आप को जरा सा और पुश करूँ तो मैं ऐसे बाहर निकल सकता हूँ। और जिस पल मैं इससे निकल कर बाहर आ गया तो उसी पल मैं तुम्हारे पैरों को 2 टुकड़ों में बांट दूंगा। और वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। वो कहता है कि आखिर ये एक EX रैंक एनहेंस्ड स्टीलिंग स्किल के नीचे इस तरीके से यहाँ पर कैसे हिल सकता है, आखिर ये चीज क्या है। इसलिए वो घबराते हुए कहता है कि जल्दी से इसका अप्रेजल यहाँ पर कंप्लीट करो। फिर वो एक नंबर देखता है 6, जिसके बाद अब वो नंबर रुकना चालू हो चुके थे। और वो कहता है कि जॉन का अप्रेजल अब यहाँ पर कंप्लीट होने लगा है। ये सुनकर वो खुश होते हुए कहता है कि ये अच्छा है, तो चलो देखते हैं कि आखिर इस कमीने की कीमत कितनी है। पर वो देखते थे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा सा नंबर था जिसे देखने के बाद कोई भी शॉक हो जाता। और वो 66 ट्रिलियन तक चला गया था। और इस सब के बाद भी उसकी वैल्यू अभी भी यहाँ पर लगातार बढ़ती चली जा रही थी। एरिस की आंखें फटी की फटी रह गई थी और वो बहुत ज्यादा शॉक था। वो फिर से अपनी आंखें मिलता है और फिर से देखता है, जिसके बाद वो अपनी आंखों में ड्रॉप भी डालकर देखता है और फिर एक चश्मा लगाकर फिर देखता है, पर अभी भी वो नंबर वैसा का वैसा ही था। ये देखकर वो कहता है कि आखिर ये कितना है, तो सिस्टम उसे वो पढ़कर बताता है। तो वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं नंबर पढ़ नहीं पा रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ये फिगर है वो असल में करेक्ट है या फिर नहीं। साथ ही वो कहता है कि जियोन की जो वैल्यू सच में इतनी ज्यादा हाई है ये तो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। भले ही मैं एक डिवाइन गॉड हूँ जो कि वेल्थ और एसेट्स का है, पर फिर भी ये एक ऐसी कीमत है जिसको कवर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। सिस्टम कहता है कि
जियोन का जो अप्रेजल है वो कंप्लीट हो चुका है, तो क्या तुम परचेसिंग प्रोसेस को यहाँ पर चालू करना चाहोगे। पर एरिस को पता था कि उसके पास यही एक तरीका है जिससे वो जियोन को यहाँ पर मार सकता था, और यही एक ऐसा लौता मौका है जो कि उसे यहाँ पर मिला है। और दूसरी तरफ जियोन जो कि अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, जिसकी वजह से उस पिलर के ऊपर काफी बड़े बड़े क्रैक्स आना चालू हो चुके थे, और देखते ही देखते वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और जियोन के अंदर से आवाज आती है कि हे बूढ़े आदमी, तुम अभी अभी यही बात कर रहे थे कि तुम मुझे अपना स्लेव बनाना चाहते हो, तो आखिर तुम अब हेजिटेट क्यों कर रहे हो। और जियोन जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था, वो कहता है लगता है कि अब मैं सील को यहाँ पर तोड़ने वाला हूँ, पर मुझसे ये मत कहना कि तुम्हारे पास पैसे की कमी आ गई। एरिस ये देखकर बहुत बुरी तरीके से घबराने लगा था। ये देखकर उसकी फटकर 64 हो जाती है, वो बहुत बुरी तरीके से घबराने लगा था, और वो कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो एरिस के इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी एसेट्स हैं उन सभी को खरोच खरोच कर मुझे यहाँ पर बेचना होगा, जिससे मैं जियोन को खरीद सकूं और अपना स्लेव बना सकूं। और सिस्टम पर आ रहा था कि एरिस ने जियोन को खरीदने की परचेसिंग प्रोसेस यहाँ पर चालू कर दी है।